लेट्स एनालाइज द केस, स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं. सो एज पर द टीचिंग ऑफ माय गुरु डॉक्टर प्रफुल्ल विजेकर सर, पहला स्टेप हमारा केस एनालिसिस में होना चाहिए कि हमें ये समझना चाहिए कि इस केस में मुझे क्या क्योर करना है. अगर आप ये समझ गए तो आपको अप्रोच समझ में आ जाएगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म नंबर 3, what is to be cured in this particular disease, in this particular case. So फर्स्ट है आपको डिजीज़ का एनालिसिस करना है कि मैं किस टाइप के डिजीज़ को डील कर रहा हूँ और इसमें मेरा अप्रोच क्या रहना चाहिए. सो यहाँ पे डिजीज़ क्या है, डिजीज़ है पॉलीआर्थराइटिस. ठीक है. सो ये क्रॉनिक डिजीज़. सो हमको ये पता चल गया कि हम एक क्रॉनिक डिजीज़ को डील कर रहे हैं, तो हमारा अप्रोच भी क्रॉनिक डिजीज़ का होना चाहिए, जिसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन फाइंड करनी है, क्योंकि एक्यूट का अलग अप्रोच होता है, क्रॉनिक डिजीज़ का अलग अप्रोच होगा और इंडिस्पोजिशन का अलग अप्रोच होगा. क्रॉनिक डिजीज़ में हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, एक्यूट डिजीज़ में हम स्टेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉज एंड चेंज डिस्पोजिशन. सबसे पहला ये डिसाइड करना है कि ये डिजीज़ क्रॉनिक है कि एक्यूट है कि इंडिस्पोजिशन है. तो समझ में आया कि क्रॉनिक डिजीज़ अपन डील कर रहे हैं. क्रॉनिक डिजीज़ के बाद में मायाज़म क्या है. सो ऑल द 3 मायाज़म्स वर प्रेजेंट इन दिस केस. इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, इट इज़ सोरा, स्टिफनेस एंड chronicity, psychosis and extreme pain which is disturbing her daily routine life, her sleep, and few reactions of the patient were suggesting towards syphilis. So small amount of syphilis, psychosis, more amount of psychosis and SORA. So all the 3 miasms were present in this case, psychosyphilitic case. And the layer of disease according to Praful Vijayakar sir's layer of separation, because the joint and ligaments and muscles were affected, so this disease belongs to third layer, connective tissue. एक और सिम्टम ये है कि पेशेंट को पेन के साथ में नम्बनेस भी फील होती है, तो ये सजेस्ट करता है कि डिजीज़ 6th लेयर की तरफ बढ़ रही है. सो 6th लेयर एंड 3rd लेयर में ये डिजीज़ है अभी. चलिए पेशेंट की हिस्ट्री को हम फिर से पढ़ते हैं, उसके स्टेटमेंट्स को फिर से पढ़ते हैं, वर्जन्स को फिर से पढ़ते हैं, और कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, और उस कैरेक्टरिस्टिक स्टेटमेंट का या वर्जन का क्या रूब्रिक हो सकता है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. उसने मुझे क्या बताया कि जितना जीना होगा जिएंगे डॉक्टर साहब, जब मरना होगा मर जाएंगे. अगर ठीक नहीं हुई ये बीमारी तो मेरे साथ ही जाएगी. पेशेंट की किसी भी स्टेटमेंट के पार्ट को रूब्रिक फॉर्मेशन नहीं करना चाहिए. हमें पूरे पेशेंट का रूब्रिक फॉर्मेशन करना है. हमको जनरल रूब्रिक लेना है, ना कि पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट का रूब्रिक फॉर्मेशन करना. पेशेंट का रूब्रिक फॉर्मेशन करना है, उसके पर्टिकुलर किसी स्टेटमेंट का के पार्ट का रूब्रिक नहीं बनाना है. तो इसके लिए कोई भी रूब्रिक ले लेगा कि पेशेंट कंटेंटेड है, बायोन्सी में है, पेशेंट या फिर इनडिफरेंट टू क्योर है, इनडिफरेंट टू रिकवरी है. ऐसा नहीं करना. सो ये इम्पोर्टेंट नहीं था, क्योंकि अगर वो इतना निश्चिंत रहता, आपने इतना पूरी हिस्ट्री सुनी है, अपने को समझ में आ रहा है कि वो कितना परेशान है अपनी बीमारी से, तो ये साइकोसिस है, इसको अपने को रूल आउट करना है, नेगलेक्ट करना है. अपने रिलेटिव का रेफरेंस दिया कि वो ठीक हो गई, उसके गांव के कई लोग ठीक हो गए मेरे ट्रीटमेंट से, आपके ट्रीटमेंट से डॉक्टर साहब, इसलिए मैं आपके पास यही उम्मीद लेके आई हूँ कि मैं भी ठीक हो जाऊँ. तो यहाँ पे ये भी कॉमन है केस में, क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स यहाँ पे कुछ लोग होपफुल रूब्रिक बना लेंगे, इम्प्रेशनेबल रूब्रिक बना लेंगे, या सुपरस्टिशियस रूब्रिक भी बना सकते हैं कि उसको
बिना एक्सपीरियंस के उसने बोल दिया ठीक हो गई तो आ गई ट्रीटमेंट लेने। तो ऐसा भी नहीं करना है। पेशेंट डॉक्टर के पास एक होप लेकर ही आता है ना कि शायद मैं इसके पास जाके ठीक हो जाऊं। आपकी रिजल्ट्स की तारीफ सुनने के बाद में या उसका किसी को क्योर होते देखने के बाद में ही तो पेशेंट आपको कंसल्ट करेगा। ये तो कॉमन चीज़ है। तो यहाँ पे इम्प्रेशनेबल, होपफुल, ये सब या सुपरस्टिशियस ऐसा रूब्रिक नहीं लेना है। तो ये भी कॉमन है, इसको भी अपन रूल आउट करते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट ने क्या बोला कि मैं इतनी तकलीफ़ में रहती हूँ तो भी मैं अपने हस्बैंड से ट्रीटमेंट के लिए नहीं बोलती। क्यों नहीं बोलती? क्योंकि पेशेंट गुस्सा हो जाते हैं, डांटते हैं। क्या बोलते हैं उसके हस्बैंड? नहीं करवा रहा हूँ क्या ट्रीटमेंट, तुम ही ठीक नहीं हो पा रही हो, तुम इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज सेंसिटिविटी, दिस इज रूडनेस। तो यहाँ पे हमको पेशेंट की सेंसिटिविटी मिल रही है कि पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव टू रूडनेस। सो सेंसिटिविटी, रूडनेस टू। और क्या बताया उसने? रात में भी वो पेशेंट अपने हस्बैंड को नहीं उठाती है ना। उसने क्या बोला पेशेंट ने कि मैं क्यों किसी की नींद डिस्टर्ब करूँ, इसलिए नहीं उठाती। तो यहाँ पे आप कंफर्म करिए, यहाँ पे डायरेक्ट रूब्रिक नहीं लेना है कि एंजाइटी अदर्स फॉर या एंजाइटी कंसाइंस ऑफ या कंसाइंसियस ट्रिफल्स अबाउट। कंफर्म करिए कि आउट ऑफ कंसाइंस नहीं उठा रही है कि आउट ऑफ टिमिडिटी नहीं उठा रही है। तो मैंने कंफर्म करने के लिए फिर पूछा कि उनकी नींद डिस्टर्ब मत हो इसलिए नहीं उठाते। पेशेंट ने क्या जवाब दिया? अरे उठाऊंगी तो फिर वो मुझे डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, इसलिए नहीं उठाती। सो यहाँ पे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी केस में पेशेंट की सेंसिटिविटी ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। सेंसिटिविटी की वजह से ही पेशेंट बीमार पड़ता है। जिस चीज़ के लिए वो सेंसिटिव है वो चीज़ अगर वो घटना घट जाए तो पेशेंट बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है? सेंसिटिव टू रूडनेस, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू रेप्रिमेंड, रिप्रोच। इससे मिलता जुलता और क्या मिला अपने को हिस्ट्री में कि काम पड़े रहता है, नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ये सोच के वो धीरे धीरे काम करती है। यहाँ से पता चलता है कि एक नॉन डिलीजेंट पेशेंट है, नॉन कंसाइंसियस नॉन डिलीजेंट पेशेंट है। और अगर काम नहीं हुआ रहेगा तो हस्बैंड मेरे को फिर सुनाएंगे, फिर डांटेंगे, क्या तुम घर का भी काम नहीं कर पाती, तुमसे घर का भी काम नहीं होता है, तुम किसी काम की नहीं हो, जब देखो बीमार पड़े रहती हो। तो यहाँ पे भी क्या समझ में आ रहा है? सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। और आगे अपने को क्या मिलता है फिर पेशेंट का? रिएक्शन। वो इतनी सेंसिटिव है रूडनेस के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, रिप्रोच के लिए, रेप्रीमेंट के लिए कि वो अपने हस्बैंड से बोलती ही नहीं कि मेरा ट्रीटमेंट करवाओ। चुप हो जाती हूँ, फालतू बोल पड़ी इसको ट्रीटमेंट के लिए। वो नहीं उठाती कि डांटेंगे। पेशेंट को क्या लगने लगता है? अगर उसको हस्बैंड उसको क्रिटिसाइज करे तो लगता है कि यार सही तो बोल रहे हैं, मैं किसी काम की नहीं हूँ, इस बीमारी की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार है। सो ये इम्पोर्टेंट, पेशेंट का ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो द रिएक्शन इज डिस्पेयर। ऐसे मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं किसी काम की नहीं, कुछ नहीं बोलती कि ट्रीटमेंट करूँ। तो ये क्या है? रिएक्शन है। दिस इज डिस्पेयर विच इज़ साइकोसिफिलिटिक। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने को हिस्ट्री में क्या मिल रही है कि पेशेंट ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ में बाइक में जा रही थी और उसको पता ही नहीं चला कि कब कैसे क्या हुआ और वो गिर गई।
उसको कुछ समझ में ही नहीं आया, और फिर वहाँ से उसको उसका जॉइंट पेन शुरू हुआ। इसके लिए रूब्रिक क्या है? एब्सेंट माइंडेडनेस, मतलब इंटेलेक्ट थोड़ी देर के लिए उसका जो इंटेलेक्ट है वो स्विच ऑफ हो गया, समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। उसकी कॉन्शियसनेस स्विच ऑफ हो गई, समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ उसके साथ। दिस इज एब्सेंट माइंडेडनेस विच इज़ साइकोसिफिलिटिक। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या मिली कि पेशेंट ने बताया कि उसकी मेमोरी एकदम कम होते जा रही है, भूलने लगी है बहुत ज़्यादा। मैं कहाँ जा रही थी, मैं क्यों आई थी यहाँ पे, क्या काम करने वाली थी, किस काम से यहाँ आई थी, मुझे याद ही नहीं आता। ये भी है वीकनेस ऑफ मेमोरी या फॉरगेटफुलनेस। और इससे भी ऊपर अगर आप जाते हो तो ये भी एक एब्सेंट माइंडेडनेस है। जा रही है कुछ किसी काम से, अचानक ध्यान में नहीं आता कि मैं क्यों आई भाई यहाँ पे, क्या काम करने आई थी। थोड़ी देर के लिए फिर उसका जो इंटेलेक्ट है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो फिर स्विच ऑफ हो गई, कट ऑफ हो गई। तो एब्सेंट माइंडेडनेस। पेशेंट ने बताया कि मेरे हस्बैंड नॉर्मल स्पीड से ही बाइक चला रहे थे, ना कोई गड्ढा आया, ना कोई ब्रेकर आया, ना कोई जर्क लगा, फिर भी मैं कब कैसे गिर गई मुझे समझ में ही नहीं आया। एक जगह ये भी बोली थी कि सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देती हूँ, मैं उसके ऊपर सब छोड़ देती हूँ, तू जान, मैं टेंशन नहीं लेती, टेंशन लूँगी तो मुझे ही तो नुकसान होगा, किसी और को थोड़ी ना होगा। ये स्टेटमेंट सुन के आप, ये सब साइकोसिस है, फसाड, ठीक है, सेल्फ डिनायल सिम्टम है। इतनी तकलीफ़ है और उसके बाद में भी आप डॉक्टर के सामने अपनी टिमिडिटी और अपनी तकलीफ़ को, अपने आप को मिसप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी टिमिडिटी को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अपनी वीकनेस को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुन के आपको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल नहीं लेना है। मैं सब भगवान के ऊपर छोड़ दी हूँ, जो होगा होगा वही जाने। इसके लिए रिकॉन्साइल टू फेथ या रिलीजियस ऐसा रूब्रिक नहीं लेना। सो इस केस में मैंने जो रूब्रिक्स लिया था वो है सबसे इम्पोर्टेंट एब्सेंट माइंडेडनेस, पहला रूब्रिक। सेकंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो इस केस की एंट्री पॉइंट है वो है सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव टू रूडनेस। और पेशेंट का रिएक्शन क्या है? डिस्पेयर फ्रॉम क्रिटिसिज्म। इसके लिए रूब्रिक है डिस्पेयर क्रिटिसिज्म फ्रॉम द स्मॉलेस्ट। सिर्फ एक मेडिसिन है, मेडोराइनम। आप एब्सेंट माइंडेडनेस, डिस्पेयर फॉर क्रिटिसिज्म, sensitive to rudeness, sensitive to reprimand, criticism, hot patient, thirstless, weakness of memory, ये सब आप देखते हैं तो ओवरऑल मेडिसिन निकल के आती है। सिर्फ एक मेडिसिन ही तो निकल के आती है जिसका क्लियर पिक्चर है, मेडोराइनम। और कोई मेडिसिन है ही नहीं जिसको अपन रूल आउट करते बैठे। सो इस केस में मैंने मेडिसिन दी थी मेडोराइनम। मेडोराइनम लेने के बाद में पेशेंट का 2 वीक्स के बाद में ही उसको इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया। उसकी स्टिफनेस में बहुत इम्प्रूवमेंट आया। उसके पहले जो नेक का जो सर्वाइकल रीजन का पेन, स्टिफनेस वो चला गया, और जो वो सपोर्ट लेके चलती थी, चल नहीं पाती थी, उसने विदाउट सपोर्ट चलना शुरू कर दी, अपना काम करना शुरू कर दी। उसकी एपेटाइट इम्प्रूव हुई, वीकनेस में इम्प्रूवमेंट आया, ठीक है, एनर्जी लेवल में इम्प्रूवमेंट आया, पेशेंट के स्लीप में इम्प्रूवमेंट आया। वो दर्द इतना होता था कि वो सो नहीं पाती थी। धीरे धीरे करके सर्वाइकल रीजन का पेन गया, फिर लंबर रीजन का पेन गया, फिर उसके ये साथ साथ में ये रिस्ट का पेन है ना, शोल्डर का पेन, और फिंगर्स, टोज, सब का पेन धीरे धीरे करके कम होके चल, डिजीज़ जो है अबव टू डाउनवर्ड्स डिसअपियर होना शुरू हो गई, इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो गया। एक और बात है कि नंबनेस 2 वीक्स में ही उसकी नंबनेस चली गई।
जो पेन के साथ में उसको ऐसा फील होता था कि मेरा पार्ट है ही नहीं, वो चला गया। फर्दर जो फॉलो अप्स में पेशेंट को प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ, उसका पेन चला गया। उसके बाद में उसको हैवीनेस ऑफ एब्डोमेन, हैवीनेस ऑफ स्टमक ये फील होता था, एपेटाइट अच्छी थी, स्लाइट इरेक्टेशन आया। मीन्स यहाँ पे डिजीज़ 6 लेयर से 3rd लेयर में आई, 3rd लेयर मतलब कनेक्टिव टिश्यू से आया अपना 2nd लेयर एंडोडर्म। हेरिंग्स लॉ को फॉलो करते हुए अपने को ऐसा इम्प्रूवमेंट नज़र आया। कुछ दिन ये सब में इम्प्रूवमेंट होते हुए फिर उसके बाद में पेशेंट को ये भी ठीक हो गया, उसका डिस्पेप्सिया भी ठीक हो गई थोड़े दिन में। वो डिस्पेप्सिया जाने के बाद में उसको कफ कोल्ड आया, स्लाइट सीजनल फीवर आया, फिर वो भी अपने आप चला गया। तो स्टमक से फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो बॉडी ने उस टॉक्सिन्स को एक्सपेल आउट किया। सो 6 लेयर की डिजीज़ मतलब नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स चले गए, नमनेस, फिर अपना जॉइंट पेन चला गया, एंड 3rd लेयर कनेक्टिव टिश्यू के से वहाँ से डिजीज़ ठीक हो गई। फिर उसको डिस्पेप्सिया हुआ माइल्ड, वो भी चला गया। फिर देन उसको कफ कोल्ड हुआ, फिर वो भी विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे करके वो ठीक हो गई। और मैंने पेशेंट को बोल दिया था कि आपको इसके बाद में अगर स्किन की कोई बीमारी आए जो पहले आपको हुई होगी बचपन में, या कुछ रैशेस आए, तो उसमें ऑइंटमेंट वगैरह मत लगाना, कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीफंगल क्रीम मत लगाना, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। सो वो पेशेंट ने फिर यहाँ तक के आने के बाद में पेशेंट ने खुद मेडिसिन खुद से ही उसने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, क्योंकि उसको कोई तकलीफ़ ही नहीं थी। उसका बेटा बस मेरे पास मेडिसिन लेने आता था, उसके बाद वो लोग आना छोड़ दिया। पर दूसरे जो उसके गांव के लोग आते थे वो बताते थे कि वो बहुत अच्छी है, हो सकता है उसको स्किन के रैशेस आए हों। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्योर, मैंने 1-2 बार मेरोडाइनम को मुझे रिपीट करने की आवश्यकता पड़ी। बीच में उसने कुछ कोविड का वैक्सीन लिया था, उसकी वजह से उसका सिम्टम्स फिर एग्रावेट हो गए थे, तो उसमें मुझे फिर से मेरोडाइनम को रिपीट करना पड़ा। इस तरह से मेरी पेशेंट फ्रॉम हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को फॉलो करते हुए क्योर हुई। तो चलो अभी मेरोडाइनम को थोड़ा सा समझते हैं। मैं शॉर्ट एक पिक्चर आपको मेरोडाइनम की बताता हूँ।